कुरान की आयत शक्कुल कमर की कई हदीस है। हम मानते हैं कि ये मौजिज़ा था जो अल्लाह ने किया, मौजिज़ा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फल्कियात के माहिर है वो कहते हैं कि एक चांद पे एक फिशर है। फिशर मतलब एक लकीर है, क्या है पता नहीं। तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्कुल कमर, कमर के 2 टुकड़े किए थे, टुकड़े हो गए वापिस हो गए, तो ये फिशर है। हेलो एंड वेलकम बैक टू एपिसोड 2 ऑफ इज इट रियल। पिछले एपिसोड में हमने क्रिश्चियनिटी के कुछ क्लेम्स देखे थे और उन्हें बहुत ही रिस्पेक्टफुली काउंटर भी किया था। वेल रिस्पेक्टफुली इसलिए बिकॉज आई एम एन एथीस्ट एंड एथीज़म का सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि रिस्पेक्ट करना। वी बिलीव इन एब्सोल्यूट को एग्जिस्टेंस। धर्म क्या सिखाता है ऑन दी अदर हैंड, ये हमें कमेंट सेक्शन में देखने को मिल ही रहा है। एनीवे, आज बात करते हैं एक ऐसे धर्म के बारे में जिसके बिना बीजेपी और आरएसएस का शायद कोई अस्तित्व ही नहीं होता और नरेंद्र मोदी जी का तो शायद करियर होता ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के दूसरे सबसे बड़े धर्म के बारे में जिसके 1.8 बिलियन फॉलोअर्स हैं। यानी हर 4 में से एक व्यक्ति ये मानता है कि 1400-1500 साल पहले खुदा ने दूर के रेगिस्तान में एक 40 साल के शेपर्ड यानी एक चरवाहे को चूज़ किया लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए और उनसे तरह तरह के मिरेकल्स करवाए, बेसिकली अ प्रॉफिट। और ये गॉड ने मिरेकल्स इसलिए करवाए थे ताकि लोगों को भरोसा हो सके कि यहाँ कुछ सच में डिवाइन चल रहा है एंड यू नो इट्स नॉट रियली अ स्कैम। कैन यू बिलीव एक टाइम था जब खुदा को भी सबूत देना पड़ रहा था। इवन गॉड वाज लाइक कि ये गाँव के गवार नहीं समझने वाले हैं तो थोड़ा जादू वादू दिखाते हैं इनको, विच इज़ गुड। एविडेंस देना इज़ अमेजिंग, इट्स ग्रेट। माई ओनली प्रॉब्लम इज़ कि हमें भी दिखा दो यार, इट्स बिन अ वाइल। क्या इस्लाम के मिराकुलस क्लेम्स का कोई सॉलिड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है? बिकॉज यार फेथ और फैक्ट ना, ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। एंड लाइक आई ऑलवेज से, मैंने पहले भी कहा है कि हम कोई फालतू की इमोशनल बकवास नहीं करने वाले हैं। जो पॉइंट टू पॉइंट्स एविडेंस है सीधा सीधा बात करेंगे और देखते हैं कि क्या मिलता है इस्लामिक मिरेकल्स का एविडेंस। इज इट रियल? इस्लामिक हिस्ट्री का सबसे फेमस मिरेकल है शक अल कमर, यानी कि चांद के 2 टुकड़े हो जाना, 2 हिस्सों में बट जाना। अकॉर्डिंग टू कुरान एंड हदीस, प्रॉफिट मोहम्मद ने मक्का के लोगों को प्रूफ देने के लिए, साबित करने के लिए दैट ही ट्रूली इज़ अ प्रॉफिट, चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे उनकी आंखों के सामने। एक सेकंड सोच के देखो, अल्लाह के पैगंबर मैसेंजर ऑफ गॉड को भी प्रूफ मांगा गया था, सवाल पूछा गया था और उन्होंने विलिंगली सबूत दिया भी, प्रूफ किया, एविडेंस दिया उस वक्त। और ये आजकल के मौलवी है कि बस एक सवाल करने को भी ब्लास्फेमी बोल देते हैं। First of all, we as Muslims have to have submission, certainty, no questions asked, no strings attached. This is Quran, I believe it. Do you fully embrace it? Yes. No questions asked. This is a hadith. Do you take it? Is it authentic? Is it? That's what I read, yeah. Then if it's authentic, it's from Allah. How could I be shaky? Because if you want to be shaky, this means that you don't have certainty. And when you don't have certainty, you're this close to flipping to the dark side. ये जो मून स्प्लिटिंग वाला इंसिडेंट है, ये सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में ही बहुत ही डिटेल में मेंशन है कि सहाबाज ने अपनी आँखों से अपनी लाइफ टाइम में जीते जी ये मिरेकल देखा था, दे डिड सी इट। बट यार ये भी तो बात है ना कि हर धर्म ग्रंथ में अपने खुद की टीम और अपने खुद के प्लेयर्स के बारे में बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं। आई मीन इसका कोई इस्लामिक रिकॉर्ड्स के अलावा कोई दूसरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए। एंड दिस इज़ वाई सम इस्लामिक स्कॉलर्स क्लेम कि ये इंसिडेंट आउटसाइड मुस्लिम सोर्सेज भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल केरला के राजा चेरामन पेरुमल फ्रॉम द चेरा डायनेस्टी, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, इन भाई साहब ने अपनी पैलेस की बालकनी से मून को स्प्लिट होते हुए देखा था। ऑब्वियसली उनको कुछ समझ नहीं आया, बट इट वॉज a couple of years later when the Arab travelers or the Arab traders came to Kerala, तब उन्होंने बताया कि it was a miracle performed by the Prophet and this is when he went, oh
इट वॉज अ डिवाइन मिरेकल, सो ही कन्वर्टेड टू इस्लाम, और उन्होंने केरला में इंडिया की पहली मॉस्क बनवाई जिसका नाम है चेरामन जुमा मस्जिद, यू नो, एंड ऑल दैट स्टफ. बट आई नो इट डज साउंड प्रिटी कन्विंसिंग, राइट? देखते हैं आगे. नासा का जो ग्रेल मिशन था, जिससे मैं ये पता चला था कि मून पर बहुत सारे रिजेस हैं, क्रैक्स हैं और फिशर हैं जो आज भी विजिबल हैं. तो क्या इसका मतलब ये है कि मून सच में 2 हिस्सों में स्प्लिट हुआ था? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये जो क्रैक्स और फिशर्स की बात हम कर रहे हैं ये चांद की टेक्टोनिक और वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से है. और चांद तो बहुत दूर की बात है, ऐसे क्रैक्स और रिजेस आपको धरती पर भी देखने मिलेंगे. इनफैक्ट आप यूनिवर्स के किसी भी प्लैनेट को, किसी सिलेस्टियल बॉडी को उठा लो, हाँ ऑफकोर्स सॉलिड बॉडी होनी चाहिए, जुपिटर जैसा गैस जाइंट नहीं, किसी भी प्लैनेट या उसके मून को देख लो तो आपको ऐसे रिजेस और ऐसे क्रैक्स देखने को मिलेंगे. एंड इट्स नॉट समथिंग न्यू. सो बेसिकली मून के स्प्लिट होकर वापस जुड़ने का कोई ख़ास सबूत नहीं है. नाउ कमिंग टू दोज आउटसाइड सोर्सेस, जो केरला के चेरामन पेरुमल वाली स्टोरी है, वेल इट टर्न्स आउट कि ये किसी भी ऑफिशियल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में नहीं है. इट्स जस्ट अ लोकल फोकलोर. ये बस एक लेजेंड है जिसको यूज़ करके केरला की रॉयल हिस्ट्री को इस्लामिक मिरेकल से कनेक्ट किया जाता है. मोर ओवर, अगर मान भी लो कि ये सच था, तो इन दोनों ही इंसिडेंट्स में, इन दोनों की स्टोरीज़ में 200 साल से भी ज़्यादा का गैप है. दिस इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल अनलेस एक टूटा हुआ, 2 टुकड़े हुआ मून 200 साल धरती के चक्कर लगा रहा था और किसी ने नोटिस भी नहीं किया. आई मीन ये थोड़ा ज़्यादा हो गया. दूसरा मेजर क्लेम है एक प्रोफेसी, यानी कि भविष्यवाणी. इजिप्ट का एक बहुत ही टायरानिकल रूलर जिसने प्रॉफिट मोसेस यानी कि प्रॉफिट मूसा का मैसेज डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया और उनके लोगों को ऑप्रेस किया. ऑप्रेस एक्चुअली बहुत ही छोटा शब्द है. उनके लोगों को एनस्लेव किया, बहुत ही हार्श कंडीशंस में रखा और लिटरली दौड़ा कर मारा. आपने वो पॉपुलर मिरेकल या वो पॉपुलर स्टोरी तो सुनी होगी एक्सोडस वाली, जहाँ पर प्रॉफिट मोसेस ने समुंदर को स्प्लिट कर दिया था ताकि उनके लोग इस शैतान रूलर से बचकर भाग सके. और इसी समुंदर की पकड़ा पकड़ी में इस ईवल इजिप्शियन फेरो की आर्मी और वो खुद भी डूब कर मर गए. नाउ द कुरान एंड बाइबल टॉक्स अबाउट दिस रूलर. कुरान में लिखा है कि इस इजिप्शियन फेरो की जो बॉडी है वो कई साल समुंदर में होने के बाद भी डिकम्पोज नहीं होगी. और वो इसलिए ताकि आगे आने वाली जनरेशन्स को एक सबक मिल सके कि अगर अल्लाह से नाफरमानी करोगे, यानी कि डिसोबीडियंस करोगे, तो तुम्हारा भी यही हाल होगा. तो क्या हुआ? क्या हमें ऐसी कोई बॉडी मिली? हाँ जी, बिल्कुल मिली. 1881 में हमें एक ऐसी बॉडी डिस्कवर हुई इजिप्ट में जो कई रिलीजियस स्कॉलर्स के हिसाब से एकदम एक्सोडस वाली स्टोरी को मैच करती है. लेकिन ये स्पेक्यूलेशंस और ये जो डाउट्स है ये और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए इन द ईयर 1970. 1970 में फ्रांस के एक मेडिकल डॉक्टर है, डॉक्टर मॉरिस बुकाई. ये फेमस है अपनी किताब के लिए जिसका नाम है द बाइबल, द कुरान एंड साइंस. इस बुक में डॉक्टर बुकाई बताते हैं कि कैसे इस्लाम एकदम साइंटिफिकली एक्यूरेट है और कुरान और बाइबल में जो इजिप्ट को लेके हार्श एनवायरनमेंट और हार्श कंडीशंस बताई गई है, और ड्राउनिंग रेड सी में जो ड्राउन होने वाली बॉडी थी वो एकदम इसी बॉडी से मैच करती है. जैसे कि इस बॉडी में जो डिस्कवर हुई थी इसमें कई सारे सॉल्ट क्रिस्टल के अवशेष मिले हैं जो कि ड्राउनिंग का एक सबूत है. नाउ बिफोर गोइंग एनी फॉरवर्ड, लेट मी आस्क यू गाइस, व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? ना यार, ऐसे कई आर्कियोलॉजिस्ट हैं और स्पेशली इजिप्टोलॉजिस्ट हैं जो इस बुक को, डॉक्टर बुकाई की किताब को बस एक इमोशनल इंटरप्रिटेशन मानते हैं. इनका कहना है कि डॉक्टर मॉरिस बुकाई को सिर्फ वही दिखा जो वो देखना चाहते थे. आई मीन ये जो बॉडी है, जिस सो कॉल्ड इजिप्शियन रूलर की बॉडी की हम बात कर रहे हैं, ये आफ्टर ऑल एक इजिप्शियन ममी है. एंड इजिप्शियन ममीज़ या डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करने में कई सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, कई सारे स्पाइसेस लगते हैं और बहुत सारे सॉल्ट्स लगते हैं. प्लस द कुरान टॉक्स अबाउट वन सिंगल बॉडी दैट विल नॉट बी डीकम्पोज, ताकि आगे आने वाली जनरेशन्स को एक सबक मिल सके, राइट? लेकिन इजिप्ट में तो कई 100 हज़ारों ममीज़ मिले हैं जो वेल प्रिजर्व्ड है. उनका क्या? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको एक्सोडस स्टोरी पता होगी, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, कि ये इजिप्शियन फेरो से बच के मोसेस और उनके लोग भाग रहे थे. मिलियंस ऑफ लोग एक साथ इजिप्ट से होते हुए सो कॉल्ड प्रॉमिस लैंड की तरफ भाग रहे थे. लेकिन
इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला ही नहीं है कि उस समय एक मास माइग्रेशन हुआ था। आई मीन अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट, इजिप्ट की अपनी खुद की हिस्ट्री में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। यानी इजिप्शियन जो थे वो रिकॉर्ड रखने वाले लोग थे यार, वो रिकॉर्ड कीपिंग सिविलाइजेशन थी, वो हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते थे। ये कैसे भूल गए? एंड इसके अलावा द कुरान डज नॉट टेल द नेम ऑफ दिस सो कॉल्ड फेरो, क्योंकि या तो ये रामेसेस II है या तो ये उसका बेटा है, बट फॉर सम रीज़न द कुरान डज नॉट मेंशन द नेम ऑफ दिस फेरो एंड आई डोंट नो व्हाई, यू गाइस टेल मी। और यार अगर हम मान भी ले थोड़ी देर के लिए कि ये वही सेम रूलर है, ये वो सेम फेरो की बॉडी है जिसने मोसेस से पंगा लिया था, तो यार बॉडी का प्रिजर्व होना कोई मिरेकल थोड़ी है, ये तो बस एक नॉर्मल ममीफिकेशन का प्रोसेस है। फिर आते हैं आर्टिफैक्ट्स और लोकेशंस, जैसे कि जमजम वाटर, जमजम का कुआं, या फिर अर्ली इस्लामिक इंस्क्रिप्शंस या प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम के कॉइन्स एक्सेट्रा। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेट्स टॉक अबाउट द जमजम वाटर फॉर नाउ। इस्लामिक ट्रेडिशंस के हिसाब से, इस्लामिक जो कहानियाँ हैं उसके हिसाब से जमजम का कुआं तब स्प्रिंग हुआ था जब हज़रत इस्माइल, जो कि एक छोटे से इन्फेंट थे, वो रोते रोते उन्होंने अपने पैर ज़मीन पर घिसे और बस ये चश्मा, ये कुआं फूट पड़ा और तब से ये पानी रुका नहीं है। और अकॉर्डिंग टू कपल ऑफ स्टडीज़ ये पानी हमारे घर में जो नल से पानी आता है वो या किसी और कुएं से निकले हुए पानी से काफ़ी ज़्यादा अलग है बिकॉज ऑफ इट्स हाई मिनरल कंटेंट। जमजम वाटर इज़ वेरी हाई इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट मिनरल, जैसे कि फ्लोराइड, और यही रीज़न है कि जमजम वाटर में बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टिंक्ट अल्कलाइन प्रॉपर्टी, जमजम वाटर जो है वो स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। अब यार वैसे तो ये फैक्ट्स है, आई डू अग्री, एंड ये सब सुन के तो लगता है कि वाह क्या बात है, लेकिन असल में बात ये है कि ये डिस्टिंक्ट ज़रूर है, ये यूनिक नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई सारे वाटर स्प्रिंग्स हैं, ऐसी कई सारी वाटर बॉडीज़ हैं जो ये सिमिलर फीचर शेयर नहीं करती, लेकिन उनके अपने अपने कुछ बेनिफिट्स और अपने अलग कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आइसलैंड के ब्लू लगून्स हो गए, या फिर साउथ अफ्रीका के कैल्डन हॉट वाटर स्प्रिंग्स है, आई थिंक इवन टर्की के जो पामुकाले थर्मल पॉड्स हैं, ये सब कुछ भी अपने अपने डिस्टिंक्ट फीचर्स के साथ आते हैं क्योंकि इनके मिनरल कॉम्पोजिशन अलग अलग है। ये जमजम वाटर के जो मिनरल कॉम्पोजिशन है उससे मैच नहीं करते, लेकिन इनकी अपनी एक अलग एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ है। हाउएवर ये सब जमजम वाटर जितने पॉपुलर नहीं है ऑब्वियसली बिकॉज इनके पीछे कोई डिवाइन स्टोरी नहीं अटैच की गई है, लेकिन इन सब के जो ये यूनिक और डिस्टिंक्ट बेनिफिट्स है इसके पीछे, इंक्लूडिंग जमजम बाय द वे, इसके पीछे कोई मिराक्यूलस, कोई डिवाइन पावर नहीं है, बस सिंपली इनका मिनरल कॉम्पोजिशन है। दिस इज सिंपली रिलेटेड टू बेसिक जियोलॉजी। ये वाटर बॉडीज़ जिस भी लोकेशन में है वहाँ की जियोलॉजी और रॉक फॉर्मेशन और मिनरल कॉम्पोजिशन की वजह से इनको अपनी अपनी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ मिली है। इसमें कोई खास और चौंका देने वाली बात नहीं है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि एक कुआं चाहे जितना ही पुराना क्यों ना हो, वो सिर्फ एक कुआं ही होता है। उसी तरह एक नदी सिर्फ एक नदी होती है और कोई पशु सिर्फ एक पशु होता है। आप चाहे उसमें अपने भगवान और खुदा वाली जितनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज जोड़ना चाहो जोड़ लो, इसमें कोई डिवाइन, कुछ होली, कोई सेक्रेट पर्पस नहीं है इन चीज़ों का। एंड आई विल एडमिट, आई हैव टू एडमिट कि इस्लामिक सिविलाइजेशन का जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये जो मिराक्युलस क्लेम्स हैं, ये जो मौजज़े और चांद का स्प्लिट होना और ये सारी जो बातें हैं, ये सब कुछ का एविडेंस आज भी मिसिंग है। ऐसे ही कई इस्लामिक स्कॉलर्स का आर्ग्यूमेंट होता है कि कुरान में बहुत ज़्यादा मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज़ के बारे में मेंशन किया गया है, जैसे एम्ब्रियोलॉजी हो गया या ओशनोग्राफी या फिर माउंटेन्स फॉर्मेशन एक्सेट्रा। और ऐसी जानकारी, ऐसी सारी चीज़ें आपको मॉरिस बुकाई जैसे डॉक्टर्स की किताब में या डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे किसी बंदे के लेक्चर्स में इन डिटेल समझाई जाती हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ ये सारे जो कुरान के मिरेकल्स है, ये इन तीन में से कुछ एक हो सकता है। सबसे पहला है
ये बहुत ही वेग पोएटिक लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जिसका मल्टीपल इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, जिसको जो मानना है वो मान ले, वैसी वाली बात होती है। नथिंग मिराकुलस और डिवाइन अबाउट इट। सेकंड आता है पोस्ट हॉक फिटिंग। इसका मतलब है कि साइंटिफिक डिस्कवरी पहले होती है और ये लोग बाद में आके लपक लेते हैं कि अरे ये तो हमारी किताब में लिखा है, अगर लिखा था तो पहले बता देते यार। या फिर तीसरा चेरी पिकिंग, यानी कि जो चीज़ मैच हो रही है, जो चीज़ फिट हो रही है उसको हाईलाइट करो और जो चीज़ नहीं हो रही है उसको इग्नोर कर दो। और ऐसी ही एक फेमस केस है डॉक्टर कीथ मूर का, जो कि एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट है एंड ये सऊदी अरेबिया के किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में इन्होंने काफ़ी क्लोज रिसर्च की थी। इनको एक बार इजिप्ट में किसी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का इनवाइट मिला था। इन्होंने काफ़ी सारी वहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए थे और ऐसा ही इनका एक स्टेटमेंट था जहाँ पर इन्होंने बोला था कि कैसे ही वॉज अमेज्ड कि बिना मॉडर्न साइंस के भी कुरान में इतनी सारी बातें लिखी है। और बस यहीं से तहलका मचना शुरू हो गया कि एक गोरे अंग्रेज़ ने बोल दिया कि कुरान में साइंस है तो है। हालांकि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि डॉक्टर कीथ को, डॉक्टर मूर को बाद में पब्लिकली ये बताना पड़ा था कि ज़्यादातर उनकी बात को मिस इंटरप्रेट किया गया था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताया गया था, ताकि कुरान का और साइंस का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बताया जा सके एज ऑलवेज। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर ये सारी चीज़ें फॉल्स हैं, अगर ये सब कुछ जो सारी ही धर्म की किताबों में लिखा है ये फॉल्स है, तो क्या वो लोग जिन्होंने इस सब को लिखा, जो इस सब को रिकॉर्ड किया, क्या वो लोग पागल थे? वेल, इसके पीछे कई सारी थियरीज हो सकती हैं, कई सारे रीजंस हो सकते हैं, बट लेट मी टेल यू माई ओपिनियन। याद है स्कूल में हम सबकी टीचर का सबसे फेवरेट डायलॉग क्या होता था? ये क्लासरूम है या मच्छी मार्केट? अब यहाँ पर क्या हम लोग, यानी कि जो स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं, क्या हम लोग मछली है और क्या वो क्लासरूम सच में मछली मार्केट है? ऑफ कोर्स नॉट। ये बस टीचर का तरीका था ये समझाने का कि आप लोग बहुत आवाज़ कर रहे हो, क्लासरूम बहुत केओटिक है और बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। और यही चीज़ एकदम सिंपल तरीके में समझाने के लिए टीचर्स ने मच्छी मार्केट वाला जो मेटाफर है वो यूज़ किया था। एंड आई थिंक ये जो कुरानिक और बिब्लिकल स्टोरीज़ हैं और इनमें जो मिरेकल्स है, दीज आर नथिंग बट मेटाफर, जो इसलिए लिखे गए ताकि हम उस कहानी का जो अहमियत है, जो इंटेंसिटी है, वो समझ सकें। एंड जस्ट लाइक दैट, वो जो मून की स्प्लिटिंग वाली स्टोरी है वो भी एक मेटाफर है। लेट मी टेल यू हाउ। यू सी, मून वॉज अ गाइडिंग लाइट फॉर पीपल इन द डेजर्ट। जब अंधेरा हो जाता था तो चाहे जो भी मौसम हो, बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, रात के अंधेरे में चांद हमेशा निकल कर आता था। और कई सारे जो रात में ट्रैवलर्स होते थे उनके लिए उम्मीद वगैरह से ज़्यादा वो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करता था। बेसिकली मून वॉज अ पावरफुल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट फॉर पीपल देयर। अब ये सोचो कि अगर तुमको लोगों को ये समझाना है कि गॉड के जो मैसेंजर है, जो हमारे पैगंबर है, वो इतने ज़्यादा होली, इतने ज़्यादा डिवाइन और पावरफुल है कि वो चांद के 2 टुकड़े भी कर सकते हैं, यानी कि जो सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट आप मानते हो चांद, उसके भी टुकड़े कर सकते हैं, वो इतने ज़्यादा पावरफुल है। अब ये कर सकते हैं से कर दिया कब हो गया? ये करने में कितना ही टाइम लगा होगा लोगों को? आई मीन इट्स लाइक अ गेम ऑफ चाइनीज़ विस्पर। आई ऑलवेज से दिस, ऑल द रिलीजन्स आर नथिंग बट अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेच्ड गेम ऑफ चाइनीज़ विस्पर। हुआ कुछ था, बताया कुछ गया, हमें कुछ और समझ आया। बस एक आखिरी बात बोलनी है। अनलाइक अ लॉट ऑफ एथीस्ट, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद भी भगवान में, खुदा में मानूँ, विश्वास करूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो सारे धर्मों की जो माइथोलॉजीज़ हैं, ये जो कहानियाँ हैं, ये सब कुछ सच साबित हो। लेकिन जब तक ये सच साबित नहीं होती, मैं नहीं मानूँगा। जब तक इनका एविडेंस नहीं मिलता कि कैसे किसी ने समुंदर स्प्लिट कर दिया, कि कैसे कोई इंसान जो मर गया था वो 3 दिन बाद फिर से रेजरेक्ट हो गया, कि कैसे किसी ने पूरा पहाड़ उठा लिया, या कैसे कोई सूरज को निगल गया, तब तक मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि अगर मैंने मान लिया तो मैं भी अंधविश्वासी हो जाऊंगा। विद दैट, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वो लाइक वाइक करना है, सब्सक्राइब करना है कर लो, नहीं करना है मत करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।